नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 16 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। और यहाँ पर 4 शहरों के नाम दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन 4 शहरों में से कौन कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। अगर हम ब्रह्मपुत्र घाटी की बात करें तो इसको लेकर के एक बहुत ही सुंदर पिक आज के द हिंदू समाचार पत्र में दिया गया है, मोमेंट इन द सन के नाम से। और यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से गुवाहाटी, जो कि ब्रह्मपुत्र वैली में बसा हुआ एक शहर है, वहां पर बहुत सारे साइकिलिंग कम्युनिटी के द्वारा कोविड-19 से अफेक्टेड जो लोग हैं वहां पर उनका हेल्प किया जा रहा है, उनकी मदद किया जा रहा है। तो इसी को दर्शाने के लिए इस पिक को द हिंदू समाचार के पेज नंबर 1 पर दिया गया है। अगर हम बात करें असम के उन बड़े शहरों की जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो इस मैप में आप देख सकते हैं ब्लू कलर से दिखाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी को। और अगर हम ध्यान से देखें तो गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। असम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर तेजपुर, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम डिब्रूगढ़ की बात करें तो वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। यानी कि इसके आधार पर अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है, डिब्रूगढ़ वो भी ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है, तेजपुर भी ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है, लेकिन आइजोल जो कि मिजोरम में है वो ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित शहर नहीं है। तो इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 एंड 4। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहां पर 3 कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन 3 कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं के पुत्र अकबर ने करवाया था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें हुमायूं थॉम की, यानी कि हुमायूं के मकबरे की, तो हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम, जिसे हम हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 1569 में उनके मकबरे का निर्माण शुरू किया। यानी कि इस मकबरे को हुमायूं के पुत्र अकबर के द्वारा नहीं, बल्कि हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा निर्माण कराया गया था, बनाया गया था। यानी कि पहला कथन गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, मकबरे को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो यह बात बिल्कुल सही है। यूनेस्को के द्वारा 1993 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह के दौरान रंगून में निर्वासित होने से पहले यहां पर शरण ली थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके आधार पर अगर हम ऑप्शन को देखें, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगर इससे जुड़े हुए खबर की बात करें तो आज के द हिंदू समाचार पत्र में एक खबर आया है कि हुमायूं टॉम को, यानी कि हुमायूं के मकबरे को फिर से पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन समिट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहां पर बात हो रही है क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन समिट की। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, यूएस मूव्स टू टैकल डोमेस्टिक टेररिज्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं। आपने देखा होगा कि वहां पर जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे उस दौरान भी काफी हिंसा हुई। इसके अलावा रंग भेद, धर्म के नाम पर वहां पर बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं। इसको देखते हुए वहां के राष्ट्रपति के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि अमेरिका भी क्राइस्ट चर्च कॉल का हिस्सा बनेगा, जिसे कि वहां के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नकार दिया गया था। अगर हम बात करें क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन की,
तो इसका नाम न्यूजीलैंड के शहर के नाम पर रखा गया है, जहां पर एक मस्जिद के हमले के दौरान 51 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आप सभी जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है चरमपंथी सामग्री को फैलाने के लिए, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो। यहाँ पर आसानी से ऐसी सामग्री को फैला दिया जाता है जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, और इसी को देखते हुए क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन प्लान बनाया गया और यहाँ पर कहा गया कि ये जो ऑनलाइन प्रसार होता है चरमपंथी सामग्रियों का, इसे रोकना जो है इसका सबसे मुख्य काम होगा। यानी कि ये एक चरमपंथी सामग्री के ऑनलाइन प्रसार के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश, भारत भी इसका हिस्सा है, उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये भी शामिल हैं। और इसके आधार पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, जो ये बता रहा है कि अतिवादी कंटेंट के ऑनलाइन प्रसार पर अंकुश लगाना, ये इसको सही तरीके से उल्लेख कर रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रहा मयून द्वीप, जिसे हम पेरिम द्वीप के नाम से भी जानते हैं, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण समुद्री चेक पॉइंट के पास स्थित है? और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहां पर बात हो रही है मयून द्वीप को लेकर के, और मयून द्वीप को लेकर के यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आया है आज के द हिंदू समाचार पत्र में, जिसका शीर्षक है यूएई बैक ट्रूप्स एट यमन बेस। आइए देख लेते हैं इस न्यूज को डिटेल में। यहां पर जो न्यूज आया है उसमें कहा गया है कि यमन का एक आइलैंड, जिसे हम मयून आइलैंड के नाम से जानते हैं, वहां पर एक रनवे का निर्माण किया गया है, और ये जो रनवे है वो हेवी बॉम्बर्स, अटैक एयरक्राफ्ट, सर्विलांस एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सभी तरह के एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए काफ़ी है। यानी कि यहाँ पर एक रनवे बनाया गया, लेकिन अभी तक किसी भी देश के द्वारा ये क्लेम नहीं किया गया है कि ये रनवे किसके द्वारा बनाया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि यूएई के द्वारा जो है इस रनवे का निर्माण कराया जा रहा है। अगर हम मयून आइलैंड को देखते हैं तो यहाँ पर है बब अल मंदेव स्ट्रेट, यानी कि जल डबरू मध्य, जो कि गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को जोड़ता है। और सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो ये अमन का हिस्सा है, और यहाँ पर है आपका मयून आइलैंड, जो कि बब अल मंदेव जल डबरू मध्य में स्थित है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके द्वारा आसानी से यहाँ पर जो यातायात हो रहा है उसे रोका जा सकता है। यानी कि मयून आइलैंड बब अल मंदेव स्ट्रेट यानी कि जल डबरू मध्य में स्थित है। अगर हम बात करें दुनिया के महत्वपूर्ण मेरीटाइम चोक पॉइंट के बारे में, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट हैं, जिसमें बब अल मंदेव भी शामिल है, सुएज कैनाल भी शामिल है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी शामिल है, कैप ऑफ गुड होप, पनामा कैनाल, ये सारे के सारे दुनिया के महत्वपूर्ण मेरीटाइम चौक पॉइंट हैं जहां पर समुद्री यातायात बहुत ही ज्यादा होता है। इसके आधार पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बब अल मंडेव जल डबरू मध्य, ये इसका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, जिसे कि 2017 में पूछा गया था। और क्वेश्चन है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि IONS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 2 कथन दिया हुआ है और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके दोनों कथनों को। पहला कथन कह रहा है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि IONS का उद्घाटन 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में भारत में किया गया था। तो यहाँ पर यह बात तो बिल्कुल सही है कि IONS को बनाने में भारत के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो ईयर लिखा हुआ है वो गलत है। अगर हम देखें IONS की, तो इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी और इसका जो पहला एडिशन है वो 2008 में इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। तो यहाँ पर जो ईयर है वो गलत दिया हुआ है, ईयर होगा आपका 2008 और इसी के कारण पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को, और दूसरा कथन है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की
नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम IONS के बारे में बात करें तो यह एक ऐच्छिक पहल है जो क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक खुला और समावेशी मंच प्रदान करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का प्रयास करता है। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो पूरी तरीके से IONS के गोल को बता रहा है। तो यहां पर दूसरा कथन सही है और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर्फ दूसरा कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, यानी कि ITLOS, जिसे कि हम हिंदी में समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ आया है जिसमें कहा गया है कि SC क्लोजेस ट्रायल अगेंस्ट इटालियन मैरीन। अगर हम इस ट्राइब्यूनल की बात करें तो यह समुद्र के कानून पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के जनादेश के द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे हम UNCLOS के नाम से जानते हैं, द्वारा की गई, जिस पर 1982 में हस्ताक्षर किए गए और यह 1994 में लागू हो गया। और इसका मेन काम था समुद्री महासागर क्षेत्र, इसके उपयोग और संसाधनों पर कानून के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा की स्थापना करना। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो यह ट्रिब्यूनल जर्मनी के हैम्बर्ग में स्थित है और इस ट्रिब्यूनल में 21 न्यायाधीश होते हैं। इन सारे 21 न्यायाधीशों को 9 साल की अवधि के लिए चुना जाता है और प्रत्येक 3 वर्ष में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। भारत ने भी इस पर साइन किया है और भारत बहुत ही प्रखरता से इसके अधिवेशन का एक पक्ष रहा है। अगर हम बात करें भारत की तो भारत की नीरू चड्ढा, जो कि एक प्रख्यात वकील हैं और विदेश मंत्रालय में मुख्य कानूनी सलाहकार बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं, उनको जो है ITLOS में 2017 से 2026 तक, यानी कि 9 सालों के लिए न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। अगर हम इटली के इस मामले की बात करें तो इटली के द्वारा इसी ITLOS में, यानी कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी का रुख किया गया, वहां पर अपील की गई, जिसमें 2 इटालियन नौसैनिकों का ट्रायल की प्रक्रिया के दौरान अपने देश में रहने और भारत को अपने यहां आपराधिक मुकदमा चलाने से रोकने के लिए कहा गया। इस केस में ITLOS के द्वारा पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया गया और कहा गया कि भारत सरकार के द्वारा उनके परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा। तो समुद्री कानूनों को लेकर के यहां पर एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है जिसे हम इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी के नाम से जानते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।